Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th, sample paper mathematics class 10th, section A. सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि MCQ टाइप होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो शुरू करते हैं सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन से। द सम ऑफ द थ्री नॉन जीरो प्राइम नंबर्स। नॉन जीरो प्राइम नंबर सब नॉन जीरो ही होते हैं, कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं होता जो जीरो हो। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, अर्थात ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर किए जा सकते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। 1 एंड इटसेल्फ, जैसे मान लीजिएगा कोई प्राइम नंबर ये 5 एक प्राइम नंबर होता है, अगर इसके हम फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 5, तो प्राइम नंबर केवल 1 और 2 और केवल 2 ही फैक्टर किए जा सकते हैं, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिया नॉन जीरो प्राइम नंबर्स इज 100। ऐसे 3 कोई प्राइम नंबर है जिनका सम 100 गिवन है। वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाय द 36। एक नंबर दूसरे से 36 मोर देन है, तो उसमें लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करना। अब देखिएगा सम हमें यहाँ पर 100 गिवन है, तो इसका मतलब है कि सम तभी हो सकता है जब एक नंबर उसमें इवन हो, यानी 2 एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। सभी प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं, ये जरूरी नहीं कि ऑड नंबर सब प्राइम ही हो, नहीं, जो भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड ही होगा सिवाय 2 के। तो अगर एक नंबर हम 2 मानेंगे, दूसरा x मानेंगे और तीसरा जो प्राइम नंबर हो जाएगा वो x प्लस 36 हो जाएगा, क्योंकि साफ लिखा हुआ वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाई 36। तो समझिएगा इस सवाल को कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये गिवन है 3 प्राइम नंबर जिनका सम 100, तो इसमें लिखेंगे सिंस सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100 दैट इज 1 प्राइम नंबर विल बी 2 या 1 प्राइम नंबर विल बी इवन नंबर। तो एक इवन नंबर होना चाहिए, दैट इज 2। अब एक नंबर हमको मिल गया, लेट सेकेंड नंबर हमने x मान लिया, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर सेकेंड नंबर से मोर देन 36 है। थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस 36। अब ये तीनों ही नंबर का जो सम हमको गिवन है वो गिवन है 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 प्लस x प्लस 36 इज इक्वल टू 100, दैट इज 2x प्लस 38 इज इक्वल टू 100। तो ये 2x इक्वल टू हो जाएगा, आप इसमें से कम करेंगे जब 100 से 38 को, ये हो जाएगा आपका 62। x इक्वल टू फाइनली 31 निकल आया, 31। तो एक प्राइम नंबर हमारा हो गया 2 तो था ही, एक हो गया 31, दूसरा इससे मोर देन 36 है, तो जब इसमें 36 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा जाके 67। तो हमसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछा गया था, ऐसे 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर बताइएगा जिनका सम 100 होना चाहिए, तो उसमें लार्जेस्ट हमारा होना चाहिए 67। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ABC हमें गिवन है जिसका एंगल बाइसेक्टर AD है। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपसे AC को पूछा जा रहा है, लेट AC x है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का हम यूज करके चलेंगे, वाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वी हैव वाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये होती है AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CD। AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CD। AB है 6 और ये BD है 4 इज इक्वल टू, इसको हमने x माना और ये 3 गिवन है। अब इनको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा जाके 6 3 या 18, यानी 4x इक्वल टू 18, दैट इज x इक्वल टू 18 अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन 2, फाइनली ये हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। तो जो AC हमको मिल गई जाके वो आ गई आपकी 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रयोग करके हम AC को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में एक AP गिवन है 27, 30, 33 एंड सो ऑन। तो इसके फर्स्ट टर्म का हमको सम बताना है, हमसे पूछा जा रहा है S7। तो S7 के लिए हमें क्या फाइंड करना है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A हमको गिवन है 27, D फाइंड करेंगे हम 30 माइनस 27, दैट इज ये हो जाएगा 3, और n इज इक्वल टू 7 है, तो Sn हमको फाइंड करना है। Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D।
ये एस एन का रिलेशन होता है। किसी ए पी के एन टर्म का अगर सम फाइंड करना हो तो इसके लिए ये रिलेशन होता है। अब इसमें एन इज इक्वल टू 7 जब हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/2। 2 इंटू ए मीन्स 20, 7 प्लस एन माइनस 1, 7 माइनस 1 दैट इज 6 इंटू डी है 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 54 प्लस 18। ये 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस यहाँ ब्रैकेट में 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, देन 18 से भी 2 कॉमन आ गया, 54 से भी 2 कॉमन आ गया, तो ये बच गया हमारा 27 प्लस 9। तो फाइनली हो गया 7 इंटू 27 प्लस 9 दैट इज 36। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 3 जा 21 और 4 25 यानी 252। तो इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन गिवन है। हमसे यहाँ पर k की वैल्यू पूछी जा रही है कब, जब इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो, यानी नो सॉल्यूशन के लिए आपको k की वैल्यू बतानी है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तो हम यह लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। हम कहीं से भी इसकी कंपेयर कर सकते हैं। a1/a2 b1/b2 से भी कंपेयर करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 से कंपेयर करके भी हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a1/a2 मीन्स है 3/6 और b1/b2 से मतलब है 1/k, यानी यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है या y का कोफिशिएंट k है। जब हम कंपेयरिंग इसकी करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा जाके 3k इज इक्वल टू 6 दैट इज k इज इक्वल टू 2। k इज इक्वल टू 2 के लिए ये इक्वेशन नो सॉल्यूशन होगी, यानी किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन हमको दो नंबर गिवन है 306 एंड 657 और जिनका एचसीएफ भी हमको 9 गिवन है, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। एमसीक्यू टाइम में इस प्रकार के क्वेश्चन आने ही आने हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं और 20 क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपको फाइंड करना है यहाँ से एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। यहाँ पर 4 पॉइंट आपको गिवन है, यानी 4 1 2 3 4 आपको कोई 3 ऑब्जेक्ट यहाँ से दिए जाएंगे और फोर्थ हम वहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर है 306, सेकेंड नंबर है 657 अपॉन एचसीएफ है 9। अब इनको सॉल्व कर लेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 9 बन जा 9 और 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। फाइनली आपको क्या करना है 306 और 73 का जो भी मल्टीप्लाई आएगा वही इसका आंसर होगा। तो आप इनका मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हमको गिवन है ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए डी एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए है। तो हमको फाइंड करनी है इसमें एक्स की वैल्यू। ए बी गिवन है, बी डी है एक्स प्लस 3 और डी सी है एक्स माइनस 3 और ए सी है 7। तो यहाँ पर हम एंगल बाई सेक्टर थ्योरम का प्रयोग करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी है बाई एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम क्या होती है, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम होती है ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। ए बी है 13, बी डी है 3 प्लस एक्स, ए सी है 7 और ये है एक्स माइनस 3। अब इनको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा हमारा 13x माइनस 39 इज इक्वल टू 21 प्लस 7x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही रख दिया है। तो ये x से 7 इधर जाके जब हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 6x और 39 उधर जाके एडिशन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 60। दैट इज x इक्वल टू आ गया 10 और x की वैल्यू को हमें फाइंड करना था। 7 क्वेश्चन में एक आपको सेक्टर गिवन है ए बी सी डी,
जिसका एंगल हमने लेट कर लिया थीटा, हमें इसकी पेरीमीटर बतानी है, जबकि इसका एरिया हमको गिवन है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हमको गिवन है, तो इसकी पेरीमीटर हमें फाइंड करनी है। तो सेगमेंट जो पेरीमीटर होगा उसमें सेगमेंट लेके चलेंगे, और एरिया में इसका पूरा ये जो शेडर रीजन किया वो एरिया होता है। तो हमने इसकी रेडियस को r मान लिया। लेट रेडियस ऑफ सेक्टर विल बी r, और एरिया हमको गिवन है, तो वी हैव गिवन दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेक्टर का एरिया हमें 100 गिवन है, हमने ये थीटा मान लिया और इसकी रेडियस को r मान लिया। तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, जो सर्किल का एरिया होता है वो, और थीटा अपॉन 360 कर देते मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 100। यहाँ से हम थीटा अपॉन 360 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा जाकर के 100 अपॉन पाई r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। अब हमको पेरीमीटर इसकी फाइंड करनी है, तो पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर के लिए तो एक तो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, जैसे r प्लस r 2r हो जाएगा, और जो आर्क लेंथ होती है वो भी इसी रिलेशन से निकालते हैं। और यहाँ पर हमने सर्किल का एरिया रखा, वहाँ रख देंगे सर्किल की पेरीमीटर। इस प्रकार से इसको याद भी रखा जा सकता है। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो जाएगी 2r प्लस थीटा अपॉन 360 2 पाई r। अब ये थीटा अपॉन 360 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे, यानी हम इक्वेशन फर्स्ट को कर रहे हैं यहाँ पर यूज, y फर्स्ट। तो ये 2r तो अपनी जगह सेफ रहेगा, और थीटा अपॉन 360 जगह हम पुट कर दे रहे हैं 100 अपॉन पाई r स्क्वायर, और इनटू में है 2 पाई r। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और एक r से एक r भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो पेरीमीटर बचेगी वो बचेगी 2r प्लस 100 इंटू 2, ये हो जाएगा 200 अपॉन r, 200 अपॉन r सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस सेक्टर की जो एरिया गिवन है उसकी हेल्प से हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन से ये थोड़ा अलग हटके है, आपको लर्न रहना चाहिए इम्तिहान में करने के लिए। समझते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन गिवन है cos पावर 4 माइनस sin पावर 4 इज इक्वल टू, यानी ये किसके इक्वल होगा। तो आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कैसे करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। पावर को इस प्रकार से हमने ब्रेक कर दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वन टाइम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में वन टाइम सब्ट्रैक्शन, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस sin square x. We know that cos square x plus sin square x equal to 1. sin square x plus cos square x equal to 1. तो फाइनली हमारे पास बचेगा cos square x माइनस sin square x। अब इसको आगे हमें और भी सॉल्व करना, जो ऑप्शन हमें गिवन है उनके आधार पर चलेंगे इसमें। तो ऑप्शन में क्या करना, हमको या साइन को कॉस में अगर बदल के चलते हैं तो आपका रिलेशन आ रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉस को अगर हम साइन में बदल के चलते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। हाथों रहा लेकिन आपके साइन मैच नहीं करेंगे। तो इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी रिलेशन से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करते तो ये हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos ऑफ पावर साइन एक्स 4x माइनस साइन पावर 4x की वैल्यू को हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन हमको गिवन है कि साइन एल्फा इज इक्वल टू 1/2, साइन बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आपको फाइंड करना है कि एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो जो गिवन है उसकी हेल्प से हम एल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन एल्फा, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन एल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 30, इन साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो साइन साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगी, एल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 30।
इन द सेम वे साइन बीटा लिखा हुआ, साइन बीटा इज इक्वल टू 1/2 ही गिवन है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे साइन 30, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30। हमसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है जब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों, यानी इसका नेचर पूछा जा रहा है, रूट्स इक्वल कब होंगे। तो रूट्स इक्वल इस बात पर डिपेंड करती है, आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो भी डी की वैल्यू निकलती है, अगर डी की वैल्यू 0 निकलती है तो इसके रूट इक्वल और रियल और इक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 निकलती है तो इसके रूट कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 निकलती है तो इसके रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। टू रियल रूट विल बी डिस्टिंक्ट, तो रूट इसके होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर डी की वैल्यू निगेटिव आती है यानी लेस देन 0 आती है तो इसके रूट होंगे इमेजिनरी, नो रियल रूट, रूट हो जाएंगे इसके इमेजिनरी। और इमेजिनरी होने की कंडीशन में हम आगे पर रूट फाइंड नहीं करते। तो देखिएगा यहाँ से a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू माइनस k है और c इक्वल टू भी k है। तो हम यहाँ से निकालते हैं फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको हमने यहाँ पर बता दिया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम 0 से कंपेयर करके चलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी स्क्वायर मीन्स हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 12, k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k टेकन आउट कॉमन, दैट इज k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 एंड 12। अब k इज इक्वल टू हम 0 लेके चलते तब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा और k इज इक्वल टू 12 लेके चलते हैं तब भी इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे। तो हैंस नन जीरो, लेकिन हमसे इसमें इक्वेशन जब आप क्वेश्चन इसमें पढ़ोगे इसमें ये लिखा था द नन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो नन जीरो वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, k इक्वल टू 12 को लेकर के चलेंगे, जीरो वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इंटू 2k प्लस 2। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर हमें k की वैल्यू पूछी जा रही है जिसके लिए इसका जो जीरोज एक निकलेगा जाके k के किस मान के लिए 1 0 माइनस 4 होगा, यानी k की कौन सी वैल्यू हम पुट करें जो इसका एक रूट माइनस 4 फाइंड हो जाए। तो सीधी सी बात है, हम इसमें p हम इसको मान के चलें लेट, एक तरीके से हमने मान लिया कि पी एक्स इक्वल टू था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। अब जब ये इसका जीरोज है ही पहले से ही तो ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये हो जाएगा जाकर के p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो भी ये वैल्यू है वो 0 से हम कंपेयरिंग करके चलेंगे, यानी x की जगह हम माइनस 4 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 माइनस 2k और माइनस 2 ब्रैकेट ओपन कर दिया इज इक्वल टू 0। ये हो जाएंगे 16 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 16 प्लस 4 20 माइनस 2 करेंगे तो ये बचेगा 18 माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 18, दैट इज k इज इक्वल टू 9। k इज इक्वल टू 9 के लिए इसके रूट वो एक रूट माइनस 4 फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन हमको गिवन है कि आपको फाइंड करना है x की वैल्यू को। गिवन हमको क्या है कि एक किसी टेस्ट में आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी x/24 है और उसी टेस्ट में आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 7/1 है। तो हमने पास होने की प्रोबेबिलिटी को PE मान लिया और फेल होने की प्रोबेबिलिटी को PE बार मान लिया है। हम ये प्रोबेबिलिटी के रिलेशन से जानते हैं कि आपके किसी इवेंट के होने और ना होने का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, दैट इज वी हैव PE प्लस PE बार
इज इक्वल टू 1। ये तो इवेंट होने का और ये है इवेंट को ना होने का। तो इनका दोनों का जो एडिशन हो जाएगा x प्लस 24 प्लस 7/8 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करके हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा x प्लस 21 इज इक्वल टू 1। 24 से 24 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x, और ये 8 3 या 24 होते हैं, 7 3 या 21 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा x प्लस 21 इज इक्वल टू 24, दैट इज x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 के लिए इवेंट के ऑकर होने और ना ऑकर होने के लिए सेटिस्फाइड होगा जा करके। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि एक सर्किल आपके पास इस प्रकार से है और कोई पॉइंट P इसके अंदर है। अब इस पॉइंट से होकर के इस सर्किल पर कितने टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं। टेंजेंट मीन्स होता है किसी सर्किल को टच करती हुई होकर के जाने वाली लाइन, ये टेंजेंट कहलाती है। तो टेंजेंट तो हम तब ड्रॉ कर सकते हैं जब कोई पॉइंट सर्किल से आउटसाइड में हो। इनसाइड में किसी भी सर्किल को लेकर के, सर्किल के अंदर सर्किल के इनसाइड किसी पॉइंट को लेकर के हम किसी प्रकार के टेंजेंट को ड्रॉन नहीं कर सकते हैं। यहाँ से होकर के बहुत सी लाइनें ड्रॉन की जा सकती हैं, लेकिन वो एक भी टेंजेंट नहीं होंगी। तो इसमें इसके आंसर में लिख देंगे नो। P पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल, देन नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल। टेंजेंट ड्रॉन करने के लिए पॉइंट सर्किल से आउटसाइड होना चाहिए। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन इस प्रकार से है। 14 क्वेश्चन में इस प्रकार से हमको दो सेक्टर गिवन हैं, यानी सरकम सेक्टर भी कह सकते हैं, यानी जिनका शीर्ष पॉइंट यानी वर्टेक्स एक ही हो तो सरकम सेक्टर भी कही जा सकती है। जैसे सरकम सर्किल होती है उसी प्रकार से सरकम सेक्टर होते हैं। हमें यहाँ से क्या करना है, जो ये सैडल रीजन गिवन है इसका एरिया फाइंड करना है। रेडियस इसके लिए क्या हो जाएगी, जो आउटर यहाँ से ये CD वाला जो है इसके लिए 7 रहेगी रेडियस, और जो नॉन सैडेड है उसके लिए रहेगी रेडियस 3.5, यानी आधे दोनों का अंतर है। तो सैडल रीजन के और दोनों के लिए एंगल हमारा 30 रहेगा। तो एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ACDA माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ABE। R1 इज इक्वल टू 7 और R2 इज इक्वल टू 3.5 एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो डायरेक्टली हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल। सैडल रीजन के एरिया फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ACDA, क्योंकि एरिया तो क्लोज करके चलते हैं, ए से चलेंगे तो ए पर ही लौट के आएंगे। तो हमने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर ACDA माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ABEA। तो एक तरीके से हम ये मान के चलें कि R1 इज इक्वल टू 7 है, R2 इज इक्वल टू 3.5 है और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो एरिया के लिए रिलेशन होता थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर। सॉल्व करने से पहले हम क्या करें, इसको कॉमन जो पॉइंट मिल रहे वो हम ले लें, यानी थीटा अपॉन 360 पाई को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करिएगा तो इसको लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, और इट कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। अब ये इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 30 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू R1 प्लस R2, 7 प्लस 3.5 दैट इज 10.5, और यहाँ डिफरेंस फाइंड करना दैट इज 3.5। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से ये 12 टाइम कैंसिल हो जाएंगे। 7 से किसी भी नंबर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी आप चाहिएगा तो इसको कर दीजिएगा 0.5 टाइम्स। अब आपके 12 रह गए हैं तो आप 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम्स, और ये भी 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब हमारे पास अपॉन में बचा हुआ है 2 और मल्टीप्लाई में बचा हुआ 11 इंटू 3.5 इंटू 0.5, दैट इज इट कैन बी रिटन एज, ये लिखा जा सकता है 11 इंटू 35 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10। इसका एक पॉइंट हटाया उसके बदले में 10, और एक इसका पॉइंट हटाया इसके बदले में 10, तो हमारा अपॉन में हो जाएगा जाके 200। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन 200।
इज इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 + 5 12, कैरी 1, 7 + 1 8 और 1 9, और यहाँ हो जाएगा लास्ट में 1, यानी 11 5 या 55, 11 7 या 77 +2 मतलब 83 हो जाएंगे, 82 की 2 कैरी 8 और 11 1 या 11 8 80, ये यानी सही है हमारा। और ये 200 अपॉन में रहेगा, 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यानी 9.625, ये डिफरेंस निकलेगा जाएगा इसका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन को आप इस प्रकार से करेंगे, अगर आप यहीं से कैलकुलेशन शुरू कर देंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। तो हमने क्या किया, ये सब पहले से ही कॉमन लेकर के इसमें a² - b² का स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला लगा करके फिर जब इसकी कैलकुलेशन किया तो ये आ गया आपका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है और एग्जाम में आने लायक है। समझते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है आपके पास 2 हेमीस्फीयर हैं इस प्रकार से, एक हेमीस्फीयर ये है और एक नेक्स्ट इन द सेम बेस का हेमीस्फीयर दूसरा। अब इन दोनों को बेस साइड से ज्वाइन करते हैं, जब दोनों हेमीस्फीयर को हम बेस साइड से ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्फीयर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो सॉलिड बॉडी आपको प्राप्त हो रही है, अब आपसे उसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो स्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल कर्व सरफेस एरिया दोनों के लिए एक ही रिलेशन होता, 4πr²। केवल आपको इसमें इतना बताना था। और 16 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमको मीन गिवन है, मीन गिवन है हमको 14 और मीडियन गिवन है 15। तो आपसे मॉड पूछा जा रहा है। तो ये एग्जाम में ही नहीं, ये कंपटीशन के वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। ये तभी हम कर पाएंगे जब मीन, मॉड और मीडियन में आपको रिलेशन लर्न हो। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, बी हैव रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। तो इसमें क्या होता है कि मॉड इज इक्वल टू होता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन। ये रिलेशन अगर आपको लर्न है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमसे मॉड ही पूछा जा रहा, तो 3 मीडियन की वैल्यू दी गई 15 - 2 मीन की वैल्यू दी गई है 14। तो ये हो जाएगा 15 3 जब 45 - 28, दैट इज फाइनली आपका आ जाएगा 17। मॉड आ गया 17। नेक्स्ट 17 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है जिसकी 3 ईच साइड 6 सेंटीमीटर है, ABC। ईच साइड इसकी 6 सेंटीमीटर ही है, 6 और ये भी है 6। इस प्रकार से हमने एक लाइन ये AD खींची हुई है। जो ट्राइंगल का टोटल वेट होता है वो बेस से जैसे इसके 3 भाग करिएगा आप, तो बेस से होता 1 यूनिट डिस्टेंस पर और वर्टेक्स होता 2 यूनिट डिस्टेंस पर। जैसे हम ये सपोज करके चलें, ये AD अगर हमारा 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ से जो इसका बेट लाई करेगा वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लाई करेगा, और बेस से जो इसका बेट लाई करेगा वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लाई करेगा। यानी यहाँ से होता है आपका 2/3 और यहाँ से होता है 1/3। तो रेशियो होता है एक तरीके से 2:1। जो ये G पॉइंट यहाँ पर लाई करता है वो AD को, अगर यहाँ से हम इसको मान के चलें 2x और इसको मान के चलें x, तो ये कंप्लीट 3x हो जाएगा। तो ये 2/3 और ये 1/3 डिस्टेंस पर इसका वेट पूरा लाई करता था। हमसे पूछा जा रहा है कि आपको AG बतानी है। तो AG हम कब बता पाएंगे, जब हम AD को कम्प्लीटली फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पर आपको लेके चलना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो पहले हम AD फाइंड करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम से। ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा 6। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB, तो यहाँ से AD इज इक्वल टू निकलेगा जा करके AB² - BD²। तो ये हो जाएगा 36 - 9, फाइनली ये 27 हो जाएगा। AD² है तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा √27, यानी 3√3 सेंटीमीटर। ये टोटल 3√3 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा जो AG होगी वो टोटल की 1/2/3 डिस्टेंस पे लाई करती है। कहने मतलब कोई भी ट्रायंगल आप अगर इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो ये जो इसका टोटल वेट जहाँ पर लाई करेगा वो वर्टेक्स से 2/3 डिस्टेंस पर और बेस लाइन से 1/3 डिस्टेंस पे लाई करता है। तो हमने AG फाइंड कर ली है। नाउ AG इज इक्वल टू होगा AD
इंटू 2/3 और AD को हमने फाइंड किया 3√3 इंटू 2/3। 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गए, फाइनली हमारा बचा हुआ 2√3। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए किसी भी ट्राइंगल का, बीट वर्टेक्स से 2/3 डिस्टेंस पर और बेस लाइन से 1/3 डिस्टेंस पे लाई करता है। तो हमने कंप्लीटली AD फाइंड कर ली। तो वर्टेक्स से इसको पूछा गया, तो वर्टेक्स यानी AG निकला आपका 2√3, और अगर BD पूछा जाता तो हम यहाँ पर जैसे जहाँ 2/3 लिखा है वहाँ 1/3 लिखते, तो आपका आ जाता। इसी प्रकार से नेक्स्ट 18 क्वेश्चन हमको गिवन है कि कोई AB लाइन है, A के भी वर्टेक्स हमको कोऑर्डिनेट गिवन है, B के भी कोऑर्डिनेट 5,1 गिवन है, और C के वर्टेक्स K,4 है, और ये C पॉइंट AB को 1:3 में डिवाइड करता है। तो K की वैल्यू को आपको बताना है। यानी इंटरनली ये डिवीजन हो रहा है। इंटरनली डिवीजन के लिए जो रिलेशन होता है वो x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और हमको x की वैल्यू लेके चलेंगे तभी k की वैल्यू फाइंड हो सकती है। अगर बाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे यानी 4 फाइंड करेंगे तो सभी वैल्यू गिवन है, हमें x की वैल्यू k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर x इक्वल टू गिवन है k, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 3 है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, दैट इज ये हो जाएगा 5, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दैट इज ये हो जाएगा 6, और इन्हीं का एडिशन करेंगे तो 1 + 3, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 11/4। तो k की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई है डायरेक्टली 11/4। k इज इक्वल टू 11/, ये इंटरनली डिवीजन था। एक्सटर्नली डिवीजन क्या होता है, जहाँ पर हमने प्लस साइन लिया वहाँ केवल माइनस कर दिया जाता है। आपके में केवल इंटरनली डिवीजन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सटर्नली नहीं। और MCQ टाइप क्वेश्चन में लास्ट 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आपके एसर्शन और रीजन से। जैसे क्वेश्चन ये गिवन है 20 में, एसर्शन क्या है कि LCM हमें 182 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स यानी जो नंबर है हमारे पास 26 और 91 है, और इनका SCF 13 है। तो हम इनका LCM SCF अगर फाइंड करते हैं तो 182 और SCF 13 ही आ रहा है। लेकिन रीजन क्या है, क्यों आ रहा है कि वो ये कह रही है LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू SCF होता है नहीं। इससे रिलेटेड अभी हमने शुरुआत में क्वेश्चन कराया था, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर होता है, और यहाँ पर जो ये रिलेशन गिवन है वो रॉन्ग रिलेशन हमें गिवन है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो फाइनली C हो जाएगा। एसर्शन ए तो अपनी जगह ठीक है कि जो दो नंबर है उनका LCM 182 ही है और SCF 13 ही है। अगर आप फाइंड करें तो इतना ही निकलेगा, लेकिन जो यहाँ पर रीजन गिवन है वो सही नहीं है, इसलिए आप C ऑप्शन पर जाकर के इसके टिक करेंगे। तो इस क्लास में हमने आपके इसके सभी सैम्पल पेपर के MCQ टाइप क्वेश्चन 20 करवाए। आशा करता हूँ आपने समझे होंगे। दैट्स ऑल।